नमस्कार। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। केंद्र सरकार की ओर से मणिपुर में शांति बहाली की कोशिशें तेज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इम्फाल में की सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री ने चूराचांदपुर में विभिन्न नागरिक समाज संगठनों के सदस्यों के साथ की मुलाकात। महिला प्रतिनिधिमंडल और विभिन्न नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों से भी की बातचीत। कुछ इलाकों में कर्फ्यू में दी गई ढील। हिंसा से प्रभावित पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा का जनसंपर्क अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अजमेर से भाजपा के महासंपर्क अभियान की करेंगे शुरुआत। 544 लोकसभा क्षेत्रों और 4000 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क के कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। कंबोडिया नरेश नोरोदोम सिहामोनी को राष्ट्रपति भवन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। कंबोडियाई नरेश ने राजघाट जाकर बापू को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे बैठक। उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने की मुलाकात। आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। सीबीआई की ओर से दर्ज केस में खारिज हुई जमानत अर्जी। कोर्ट ने कहा जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित करने की संभावना। सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को जारी किया समन। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में 16 साल की लड़की की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी साहिल खान को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। पुलिस ने आरोपी को सोमवार को यूपी के बुलंदशहर से किया था गिरफ्तार। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आज टेनिस में अन्ना यूनिवर्सिटी का दिखा दम। एकल और युगल दोनों में जीता स्वर्ण। वहीं निशानेबाजी में शॉटगन स्कीट में अर्जुन ठाकुर ने जीता स्वर्ण। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। हिंसा से प्रभावित राज्य मणिपुर में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से शांति बहाली की कोशिशें लगातार चल रही हैं। मणिपुर में उग्रवादियों के खिलाफ अभियान भी तेज हो चुका है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 दिन के मणिपुर दौरे पर हैं। उन्होंने आज इम्फाल में मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह के आवास पर सर्वदलीय बैठक की और स्थिति का जायजा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मणिपुर के चूराचांदपुर पहुंचे। यहां उन्होंने विभिन्न नागरिक समाज संगठनों के सदस्यों के साथ बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मणिपुर दौरे के दौरान इम्फाल में एक महिला प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की और अपनी कुछ बातों को उनके सामने रखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 4 दिवसीय यात्रा के दौरान मणिपुर में विभिन्न नागरिक समाज के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। गृह मंत्री ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लोगों से विचार विमर्श किया। कल अमित शाह ने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की मौजूदगी में मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह और राज्य परिषद के साथ बंद कमरे में राज्य की ताजा स्थिति को लेकर बैठक की थी, जिसमें राज्य में जल्द से जल्द सामान्य और शांति बहाली के मुद्दों पर निर्णय लिए गए।
इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार और जनता के बीच विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई, राहत उपायों में तेजी लाने और आम लोगों के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पेट्रोल, एलपीजी, गैस, चावल और अन्य दैनिक आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका, राज्य के मुख्य सचिव विनीत जोशी और राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह शामिल हुए। इससे पहले कल अमित शाह ने मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने राज्य में सामान्य स्थिति को बहाल करने के लिए आगे की योजनाओं पर चर्चा की। मणिपुर के इम्फाल शहर में कर्फ्यू में 6 घंटे की ढील दी गई। ढील के दौरान लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए बड़ी संख्या में बाजारों में उमड़ पड़े। ढील के दौरान शहर के ख्वेराम बंद बाजार में लोगों की काफी भीड़ देखी गई। छब्बीस मई 2014 वो दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर अपने हाथ में ली। इसके 5 साल बाद 2019 में भी पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। अब केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर आज पीएम ने ट्वीट करते हुए अपनी भावनाएं जाहिर की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब हम राष्ट्र की सेवा में 9 वर्ष पूरे कर रहे हैं तो वो विनम्रता और कृतज्ञता से भर गए हैं। हर निर्णय, लिया गया हर कदम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा से निर्देशित होता है। विकसित भारत के निर्माण के लिए हम और भी अधिक मेहनत करते रहेंगे। पीएम ने इसके बाद एक और ट्वीट किया और कहा कि राष्ट्र के विकास के लिए 9 साल का अटूट समर्पण है। पीएम ने सरकार की विकास यात्रा की झलक पाने के लिए एक वेबसाइट का भी जिक्र किया है और कहा है कि लोग इसे देखें, क्योंकि ये इस बात को उजागर करने का अवसर भी देता है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं से लोगों को कैसे लाभ हुआ है। केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में जनसंपर्क अभियान चला रही है। पूरे 1 महीने तक चलने वाले इस महासंपर्क अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अजमेर में विशाल रैली को संबोधित कर करेंगे। महासंपर्क अभियान के दौरान जिला, मंडल शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस अभियान का उद्देश्य मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाना है। आइए देखते हैं क्या बातें हैं भाजपा के इस महासंपर्क अभियान की। इन सभी कार्यक्रमों को करने के लिए 3-4 लोकसभा क्षेत्रों को मिलाकर 144 क्लस्टर बनाए गए हैं। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा देश भर में करेगी महासंपर्क कार्यक्रमों का आयोजन। देश भर में 51 बड़ी रैलियों का आयोजन किया जाएगा। कल पीएम मोदी अजमेर से इसका शुभारंभ करेंगे। 500 से अधिक सभाएं और 600 से अधिक स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएंगी। भाजपा महासचिव तरुण चुग ने आज केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर प्रेस वार्ता की और इस मौके पर एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें बताया गया कि पीएम नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार ने बीते 9 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ देशवासियों की आशा, अभिलाषा और आकांक्षाओं को पूरा किया है। इस मौके पर तरुण चुग ने कहा कि नवनिर्माण के 9 वर्ष हैं।
संसद भवन के अंदर जो 2.5 साल में बना है उसमें बैठेंगे। धारा 370 जैसे अभिशाप को, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा को पछाड़कर अब भारत आ गया है। अब श्री राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है और अब आतंकवादियों के घटनाओं के बाद सफेद झंडा दिखाने वाला भारत, क्रिकेट मैच करने वाला भारत नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाला भारत है, वीरों की शक्ति को सलाम करने वाला भारत है। भाजपा महासचिव तरुण चुग ने कहा कि देश की टॉप 5 इकोनॉमी बनने की यात्रा पूरी हो गई है। हम इंग्लैंड को पछाड़कर आगे निकले हैं। पीएम मोदी ने कहा था, मेरी सरकार गरीबों की सरकार होगी। आज हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिन्होंने 250 वर्ष भारत पर राज किया, आज उस ग्रेट ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। एक समय था इस देश के अंदर लगभग 6 दशक सरकार की योजना थी अपना परिवार और उस परिवार का विकास व अपनों का विकास। मोदी जी ने उस धारणा से निकालकर सबका साथ सबका विकास की ओर आगे बढ़ाया और सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास में बदला और आज भारत विश्व की एक अर्थव्यवस्था के रूप में एक लंबी छलांग लगाई है और एक छलांग और लगाने के लिए तैयार बैठा है। बताया गया कि पार्टी स्तर पर हर कार्यकर्ता कई जनसंपर्क कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वहीं 144 क्लस्टर बनाए गए हैं, जिनमें हर क्लस्टर में 2 से 3 लोकसभाएं होंगी। इन क्लस्टर्स में भारतीय जनता पार्टी के नेता 8 दिन गुजारेंगे। लोकतंत्र के अंदर जो तीनों मुख्य केंद्र हैं, लोकसभा, विधानसभा और बूथ, तीनों पर पार्टी के कार्यकर्ता जनसंपर्क के कार्यक्रमों में रहेंगे और इन सभी कार्यक्रमों को करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की लीडरशिप में उनके निर्देशानुसार 144 क्लस्टर बनाएंगे। हर क्लस्टर में 144 144 क्लस्टर बनाएंगे 144 और हर क्लस्टर में लगभग 3 से 4 लोकसभा है, यानी 543 लोकसभाओं को 144 क्लस्टरों में बांटा गया है और हर लोकसभा के लगभग 3 या 4 लोकसभाओं का जो एक क्लस्टर है, उस क्लस्टर में भारतीय जनता पार्टी के नेता 8 दिन गुजारेंगे। 9 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर भाजपा द्वारा देश भर में चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत कल पीएम नरेंद्र मोदी अजमेर में महारैली के संबोधन के साथ करेंगे। देश भर में 51 रैलियों के साथ इस महाअभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कल राजस्थान अजमेर में 4 बजे एक महारैली को संबोधित करेंगे और इस महासंपर्क को शुरू करेंगे। इस महासंपर्क के अंदर ऐसी 51 रैलियां होंगी जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता और यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता व देश के पर्यावरण, देश के ट्रांसपोर्ट मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, ये सब लोग देश के अंदर 51 महारैलियों को संबोधित करेंगे। कंबोडिया के नरेश नोरोडोम सिहामोनी भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। आज सुबह उनका राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। नोरोडोम सिहामोनी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कंबोडिया के नरेश नोरोडोम सिहामोनी आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। कंबोडिया के नरेश नोरोडोम सिहामोनी की ये भारत की पहली राजकीय यात्रा है।
उनकी ये यात्रा भारत और कंबोडिया के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित होने की 70वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में हो रही है। दोनों देशों के बीच वर्ष 1952 में कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। इसके बाद कंबोडिया के नरेश नोरोडोम सिहामोनी ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस मौके पर राजघाट पर आगंतुक पुस्तिका में अपना संदेश लिखा। कंबोडिया के नरेश नोरोडोम सिहामोनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों ने आपसी संबंधों में मजबूती पर बल दिया। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कंबोडिया के नरेश नोरोडोम सिहामोनी से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने बातचीत के दौरान दोनों देशों के संबंधों को ऐतिहासिक बताया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने सिसोदिया की जमानत खारिज करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया शक्तिशाली व्यक्ति हैं। अगर उन्हें जमानत मिलती है तो वो गवाहों को प्रभावित करेंगे। वहीं इससे पहले सोमवार को ईडी मामले में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। दूसरी ओर ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को समन जारी कर 1 जून को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया आबकारी नीति मामले में जमानत को खारिज कर दिया। न्यायालय के फैसले को भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सही ठहराया। हाईकोर्ट ने आज सिसोदिया जी की जो जमानत है वो रिजेक्ट की गई है और इससे पहले जो है वो ट्रायल कोर्ट ने भी रिजेक्ट की थी। कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी है कि जो एलिगेशंस है वो जो इनके खिलाफ जो दस्तावेज हैं बाकी चीज़ें वो बहुत सीरियस हैं और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो इतना महत्वपूर्ण ऑफिस है जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया और इन्होंने लगातार ये कुछ भी ऐसी हरकत कर सकते जहाँ पे विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने का काम है और तमाम तरीके की जो गैर नियमित चीज़ें होती हैं खरीद फरोख्त वो ये कर सकते हैं और इस कारण से एक्साइज पॉलिसी के केस में इनकी जो जमानत है उसको रिजेक्ट किया जाता है। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में एक युवती की जघन्य हत्याकांड के आरोपी साहिल को पुलिस ने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बता दें कि दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में 16 साल की लड़की को चाकू मारकर जघन्य हत्या करने के मामले में सभी को दहलाकर रख दिया है। पुलिस ने आरोपी साहिल को कल बुलंदशहर से अरेस्ट किया था। पुलिस ने आज आरोपी साहिल को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड मांगी थी, जिस पर 2 दिन की रिमांड मिल गई है। दिल्ली भाजपा सांसद हंसराज हंस ने मृतक पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। इससे पहले बीजेपी सांसद ने सोमवार को इस जघन्य हत्याकांड पर दुख जताते हुए कहा था कि युवाओं में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जागरूकता की कमी है या सोशल मीडिया के कारण युवा ऐसा कर रहे हैं। नई पीढ़ी पता नहीं किस तरफ आगे बढ़ रही है। पुलिस को मामले की सख्त जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। बता दें कि सोमवार को शाहबाद डेयरी इलाके में 16 साल की लड़की की आरोपी साहिल ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी को आज अदालत में पेश किया गया और उसे 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मंगलवार यानी 30
मई को यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 के फाइनल रिजल्ट में शीर्ष 20 स्थान पर काबिज हुए अभ्यर्थियों से मुलाकात की। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर सिंह ने संवाद कार्यक्रम के दौरान संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के टॉप 20 में जगह बनाने वाले सभी होनहारों का सम्मान भी किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस साल के टॉप 20 में जगह बनाने वाले होनहारों में 12 महिलाएं हैं, जो गौरव की बात है। इस दौरान सिविल सेवा परीक्षा 2022 के टॉपर्स ने अपनी पढ़ाई के दौरान अपने अनुभव भी साझा किए। केंद्रीय मंत्री ने सभी टॉपर्स को बधाई दी। केंद्रीय मंत्री ने संदेश दिया कि जब ये देश आजादी के 100वें साल को मना रहा होगा, आप सभी के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी होगी और आप सभी लोग इस देश को नई दिशा दिखाने की तरफ अग्रसर होंगे। When India celebrates 100 years of independence, you are the ones who will be assigned to arrange for the Century India programs. Like most of the collectors, they are, assigned to arrange for Republic Day, for Independence Day. For the 100th Independence Day, it will be your share. So that is a huge blessing that has come to your share. It didn't come to any of your seniors. They might have been assigned to celebrate Golden Jubilee, Silver Jubilee at your time. At 75. 75. But 100 is yours. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई तटीय सड़क परियोजना के अंतर्गत प्रियदर्शनी पार्क में दूसरी सुरंग के ब्रेक थ्रू के लिए भूमि पूजन किया। इस परियोजना से मुंबई वासियों को आवागमन में काफी सहायता मिलेगी। ये सुरंगें पश्चिम और दक्षिण मुंबई के बीच यात्रा के समय को कम करके तेजी से आवागमन की सुविधा भी प्रदान करेंगी। मुंबई तटीय सड़क परियोजना मुंबई सरकार द्वारा यातायात और प्रदूषण जैसे परिवहन संबंधी मुद्दों को महत्वपूर्ण रूप से कम करने के प्रयास में शुरू की गई थी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आज सुबह एथलेटिक्स की स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। पुरुषों की 20 किलोमीटर वॉक में पंजाबी यूनिवर्सिटी के साहिल ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। साहिल ने 1 घंटे 27 मिनट 52.35 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के नीरज कुमार ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई। महिलाओं की टेनिस स्पर्धा में सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की पूजा ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। फाइनल में पूजा ने आसानी से उस्मानिया यूनिवर्सिटी की ओमना यादव को सीधे सेट में हराने में सफलता पाई। पूजा ने पूरे मुकाबले के दौरान केवल 4 गेम गंवाते हुए मैच को 6-2, 6-2 से अपने नाम किया। टेनिस में ही पुरुष वर्ग में अन्ना यूनिवर्सिटी के लोहिताक्ष ने आसान जीत के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लोहिताक्ष ने पूरे मुकाबले के दौरान बीयू यूनिवर्सिटी के भूपति पर दबाव बनाए रखा। उन्होंने एक भी गेम गंवाए बगैर मैच को सीधे सेट में 6-0, 6-0 से अपने नाम किया। टेनिस में ही पुरुष युगल में अन्ना यूनिवर्सिटी ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। एकल में स्वर्ण जीतने वाले लोहिताक्ष ने सिद्धार्थ के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में उन्होंने बीयू यूनिवर्सिटी के खिलाफ कड़े संघर्ष में 2-6, 6-4, 10-3 से जीत हासिल की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।